हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं अभी। इससे पहले की वीडियो में जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था आरएनए के प्रकार की। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने देखा कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक, तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे प्रत्येक आरएनए के बारे में कि ये इनका निर्माण कहाँ होता है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है आपका एमआरएनए। आपको मैं पहले लिखवा ही चुकी हूँ कि एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर है इसलिए यहाँ पर स्मॉल एम, छोटे एम का इस्तेमाल हुआ है। मैसेंजर आरएनए को हिंदी में कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण जो होता है आप देखेंगे डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? अनुलेखन प्रक्रिया जिसे कहते हैं। अनुलेखन प्रक्रिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एमआरएनए जो है उसका निर्माण हो रहा है डीएनए के द्वारा होता है। एमआरएनए का निर्माण कहते हैं अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होगी कि ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है अनुलेखन प्रक्रिया, ये कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है ये प्रक्रिया? केंद्रक में हो रही है। अब बात करते हैं कार्य की। अब बात करते हैं कार्य की। कार्य में आप देखेंगे सबसे पहले जो एमआरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या हो गया? सबसे पहला कार्य ये है कि जो एमआरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ढांचा प्रदान करता है। ये वाली चीज़ आप कब समझोगे? जब मैं आपको समझाऊंगी अनुवादन प्रक्रिया। आपने पढ़ा था ना, ये चीज़ देखी थी ना, आपने लिखी थी डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। फिर एमआरएनए से क्या चीज़ बन गई? प्रोटीन बन गई। ठीक है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया का नाम मैंने आपको क्या लिखवाया था? अनुवादन, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये प्रक्रिया मैं आपको तब समझाऊंगी। फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो एमआरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो आप यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की सूचना का वहन अतः इसे मोनोसिस्ट्रोमिक ये दूसरा पॉइंट हो गया, थोड़ा ज़्यादा लंबा है।
लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मीनिंग क्या है इसका, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं, यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो हम यूकैरियोटिक जीव हैं। हमारा जो केंद्रक है वो निश्चित है। केंद्रक की अपनी एक दीवार है, ठीक है। केंद्रक के अंदर डीएनए है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने क्या बताई आपको, यूकैरियोटिक जीव के बारे में, जो कि हम मनुष्य हैं। तो उन्हीं की कोशिकाओं के बारे में लिखा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की संश्लेषण की सूचना। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड जहाँ पर भी आता है तो आप समझ जाया कीजिए वहाँ पर प्रोटीन की बात हो रही है। ये शब्द हालांकि आप 11th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत, इंग्लिश वर्ड है ये। पॉली मतलब बहुत, और पेप्टाइड जहाँ पर लिखा है तो वहाँ पर प्रोटीन की इकाइयों की बात हो रही है, अमीनो अम्ल की बात हो रही है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, यानी कि एमआरएनए से सिर्फ एक ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अतः तब एमआरएनए का नाम क्या हो जाता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। यानी कि मान लो एक एमआरएनए है, वो बहुत सारे तरह तरह के प्रोटीन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ एक ही प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। जैसे मान लो एक एमआरएनए है, वो सिर्फ ग्लूटामिक अम्ल का ही निर्माण कर सकता है, वो वेलाइन और आपके टायरोसिन हो गया, इनका निर्माण नहीं कर सकता। तो उस एमआरएनए का नाम क्या होगा जो सिर्फ एक ही तरह की प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, उसका नाम होगा मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या नाम होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक कोशिका की। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए एक से अधिक एमआरएनए एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, अतः इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ पर अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात हो रही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें जो एमआरएनए होता है, मान लो एक एमआरएनए है, वो एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। मान लो वो ग्लूटामिक अम्ल का भी कर रहा है, वो वेलाइन का भी कर रहा है, वो टायरोसाइन का भी कर रहा है, ठीक है। और मान लो वो एक तरीके से मेलानिन जो है उसका भी निर्माण कर रहा है। तो एक ही जो एमआरएनए है वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। तो तब उस प्रकार के एमआरएनए का नाम क्या होता है, उस एमआरएनए को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। आपको ये बात पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए तथा पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या है। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। याद होने से पहले आपको समझना ज़रूरी है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ रटो मत। अगर आपने समझ लिया तो आपको याद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले आरएनए के बारे में। ये पढ़ा अभी तक हमने एमआरएनए के बारे में।
अब हम देखेंगे दूसरा टीआरएनए के बारे में, ट्रांसफर आरएनए, जिसे कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। इसके बारे में अच्छा, एक चीज़ आप एमआरएनए में लिख देंगे, एक चीज़ आप एमआरएनए में लिखेंगे जो मैं आपको लिखवाना भूल गई, कि कोशिका में एमआरएनए की मात्रा कितनी है। कोशिका में एमआरएनए की 3 से 5% तक एमआरएनए होता है। मान लो अगर 100 एमआरएनए है, ठीक है, 100% की बात हो रही है, तो उनमें से 3 से 5% जो पाया गया है केंद्रक में, वो कितना, कौन सा है, वो एमआरएनए पाया जाता है, ठीक है, 3 से 5%। अब देखते हैं दूसरे के बारे में, जिसे कहा गया है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की अगर हम बात करें तो ये 16 से 18%, 16 से 18% है कुल आरएनए का पाया जाता है ये, ठीक है। अगला लिखेंगे इसका कार्य क्या है। इसका जो कार्य होता है, निर्माण आप सेम वही लिखेंगे, इसका निर्माण भी किससे हो रहा है, डीएनए से। निर्माण किससे हो रहा है, डीएनए से ही निर्मित होता है, निर्मित होता है, ये आप लिख देंगे निर्माण में। किसके निर्माण में, टीआरएनए के निर्माण में। अब देखेंगे इसका कार्य क्या है। कार्य होता है अमीनो अम्ल को एमआरएनए तक लेकर जाता है, ऐसे लिख लीजिए। टीआरएनए क्या करता है, जितने भी अमीनो अम्ल घूम रहे होते हैं, ठीक है, कोशिका में, उन सभी को ये पकड़ता है। जैसे मान लो ग्लूसाइन को पकड़ लिया, ग्लूटामिक अम्ल को पकड़ लिया, वेलाइन को पकड़ लिया, ठीक है, टायरोसाइन को पकड़ लिया, है ना, और भी अलग अलग तरह के जितने भी अमीनो अम्ल हैं, सबको किसने पकड़ लिया, टीआरएनए ने पकड़ लिया। अब उन्हें किसके पास ले जाएगा, एमआरएनए के पास, क्योंकि एमआरएनए के पास जब ये अमीनो अम्ल पहुँचेंगे तभी तो इन अमीनो अम्लों से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए की मदद करता है। कैसे मदद करता है, टीआरएनए जो है वो अमीनो अम्लों को पकड़ लेता है, फिर उन सभी को पकड़ के किसके पास ले जाता है, एमआरएनए के पास ले जाता है, जहाँ पर पहुंचकर प्रोटीन का निर्माण फिर होता है। ये बात आपने लिख ली। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यह कैसा है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए है। अगर हम तीनों की बात करें, एमआरएनए हो गया, ठीक है, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, तो उनमें सबसे छोटा कौन सा है, टीआरएनए जो होता है ये सबसे छोटा होता है। अगली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए यह घुलनशील आरएनए भी कहलाता है। घुलनशील आरएनए भी कहलाता है। घुलनशील किसमें घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है, तो इसलिए कहा जाता है घुलनशील आरएनए। इसमें जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, इसीलिए इसे कह दिया जाता है कि ये घुलनशील आरएनए है, ठीक है। इसीलिए इसे हम इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में इसे सॉल्यूबल आरएनए और ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सॉल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मान लो 1 नंबर का, कि जल में घुलनशील आरएनए का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे टीआरएनए, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं टीआरएनए के बारे में। जो चीज़ पता होनी चाहिए, टीआरएनए की संरचना
टीआरएनए की संरचना क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ की तरह होती है। यानी ये जो टीआरएनए होता है ये लौंग की पत्ती जैसा दिखता है। क्लोव का मतलब होता है इंग्लिश में लौंग। लौंग आप लोग जानते ही हैं। तो लौंग की जो पत्ती होती है उसके समान इसकी संरचना होती है। कैसे? इस तरीके से। इस तरीके से टीआरएनए जो होता है वो दिखता है। इस तरीके से लौंग की पत्ती भी दिखाई देती है। अभी कितने प्रतिशत पाया जाता है ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। ये 16 से 18%। ये पहले भी हालांकि आपको लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये कहाँ पाया जाता है? ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में एट्टी प्रतिशत भाग जो होता है वो इसी आरएनए का होता है। तो तीसरा जो है आरएनए उसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। यह कहाँ पाया जाता है? यह राइबोसोम में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। और यह तीनों में यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए की बात करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो केंद्रक में पाया जाता है आरएनए वो कौन सा है? आरआरएनए। और कितने प्रतिशत पाया जाता है? 80%। 80% मात्रा में यह आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ अन्य प्रकार के आरएनए भी होते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। अन्य प्रकार के आरएनए। अन्य प्रकार के आरएनए, सबसे पहला है जीनी आरएनए। ये कुछ विषाणुओं में पाए जाते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। जीनी आरएनए,
ठीक है। जीनी आरएनए जो होते हैं ये ना तो एमआरएनए की तरह होते हैं, ना ये आरआरएनए और ना ही टीआरएनए के तरीके से। ये जीनी आरएनए क्या, जीन से बना है जीनी आरएनए। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कुछ वायरस में पाए जाते हैं। वायरस यानी कि हिंदी में कहें तो विषाणुओं में पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये कैसा काम करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं, यानी कि ये जनक से संतानों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उनमें लक्षण ये प्रदर्शित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इस प्रकार के आरएनए का नाम क्या है, जीनी आरएनए। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है लघु केंद्रकीय आरएनए। अगला कौन सा है आपका, लघु केंद्रकीय आरएनए। लघु केंद्रकीय आरएनए, ठीक है। ये केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं तथा एमआरएनए एवं टीआरएनए के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, लघु केंद्रकीय आरएनए ये केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, केंद्रक में। और तथा किसके निर्माण में ये हेल्प करते हैं, ये एमआरएनए तथा टीआरएनए के निर्माण में हेल्प करते हैं। जो लास्ट है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये आरएनए उत्प्रेरक जिन्हें कहते हैं कैटलिस्ट, राइबोसोम्स जो होते हैं ये आरएनए उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कैटलिस्ट, CATALYST, ये आरएनए उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। इन आरएनए को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ लिया विभिन्न प्रकार के आरएनए के बारे में। अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अभी तक जो आप पढ़ चुके हो वो आपने ये पढ़ा, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए, ये प्रक्रिया कौन सी कहलाई जाती है आपकी, अनुलेखन। क्या कहलाई जाती है, अनुलेखन, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, अनुवादन। अनुलेखन को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से जब डीएनए दोबारा बनता है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, इसे कहते हैं प्रतिलिपिकरण। क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण। तो अभी तक आप जो पढ़ चुके हो ये हमने पढ़ा, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, प्रतिलिपिकरण आपने पढ़ा, ठीक है। फिर आपने देखा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुलेखन प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवादन प्रक्रिया क्या होती है। पता है हम अनुलेखन प्रक्रिया क्या होती है, अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन ये कहना
बहुत इजी है, ये प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। तो ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बच्चों बहुत ही मैं आपको स्लो पढ़ा रही हूँ, धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपके पास बहुत समय है, ठीक है, और हम बाद में पढ़ लेंगे, तो वो समय कभी लौट के नहीं आता, ये हम सभी को पता है। तो जितना भी पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन वो बहुत अच्छे से मजबूती के साथ पढ़ो, ठीक है, ताकि आप बाद में उसे ना भूलो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।